वो एंटी साइकोटिक है। ठीक है, एंटी साइकोटिक में क्या होता है कि एंटी साइकोटिक जो है मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक तो साइकोसिस होता है, दूसरा न्यूरोसिस होता है। ठीक है, साइकोसिस होता है। साइकोसिस वाले पेशेंट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रियलिटी को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। इलनेस होती है उसको, उनको अवेयरनेस नहीं होती। और न्यूरोसिस वाले पेशेंट जो है ना वो रियलिटी को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो इनको इलनेस होती है उनके बारे में इनको पता होता है, अवेयर होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और दूसरा है जैसे कि ये फोबिया वगैरह होता है, हाइट वगैरह से फोबिया होता है। ठीक है, हाइट से, वाटर से, तो ये क्या होता है कि इनको पता होता है, ये बता सकते हैं कि हाँ मुझे इससे फोबिया है या जो भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये इसमें ब्यूलीमिया आ जाता है, जिसमें क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ये दूसरा ये है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है। ठीक है, जैसे पुराना कोई हादसा हो और अब दोबारा कोई वैसे ही आपके पास सीन हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, तो आपको पिछली बात याद आ जाती है। ठीक है, अच्छा अभी हम यहाँ पे ना साइकोसिस को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक तो मेजर इलनेस साइकोसिस आ जाती है, और दूसरा आ जाती है मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जो मेजर इलनेस साइकोसिस में है ना, स्काइज़ोफ्रेनिया आ जाता है। अभी स्काइज़ोफ्रेनिया है क्या, ये एक इसमें क्या होता है, मोर हेलुसिनेशन होती है, डेल्यूशंस होती हैं, और क्या होता है कि थॉट डिस्टर्बेंस होती है, यानी मतलब ये लिखा हुआ है ना, थिंकिंग एंड स्पीच डिस्टर्बेंस होती है। मेंटल डिसऑर्डर इज कॉमन एफ्लिक्शन। ठीक है, और क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग डिसऑर्डर, स्काइज़ोफ्रेनिया एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, और जो है बस यही है इसमें बताया गया है। ठीक है, और मूड रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या बताया गया है, कि जब मूड एलिवेट होता है ना, मूड एलिवेट जो होता है तो एग्रेशन हो जाती है, एग्रेसिव हो जाता है पेशेंट। और जो है मूड डिप्रेस्ड होता है, और इसमें क्या होता है कि मैनिक और बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, जिसके लिए हम लिथियम देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए साइकोसिस होता क्यों है। मेन बात तो ये होती है कि साइकोसिस क्यों होता है। ठीक है, साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस होता है कि ये डोपामाइन जो है ना उसके लेवल एग्जीड हो जाते हैं। डोपामाइन के जो लेवल होते हैं ना, जो है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि साइकोसिस हो जाता है, एग्जीड हो जाते हैं डोपामाइन के लेवल। और अगर डोपामाइन जो है ना वो लेवल उसके नॉर्मल हो, तो क्या होता है कि नॉर्मल होते हैं तो ओके होता है। अगर वो एग्जीड करते हैं तो वो साइकोसिस बन जाता है, और अगर डोपामाइन के लेवल कम होते हैं तो पार्किंसन बन जाता है। ठीक है, पार्किंसन बन जाती है वो। और इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है ना, इन दोनों का यानी साइकोसिस और पार्किंसन का, यानी उसमें लेवल ज़्यादा है और इसमें लेवल कम है, तो इनका ट्रीटमेंट जो है ना वो अपोजिट होता है। ठीक है, और साइकोसिस में क्या होता है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन जो है ना, उसमें क्या होता है कि डोपामीन जो है ना उसके लेवल बढ़ जाते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल बढ़ जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कॉज थॉट डिस्टर्बेंस, और इसलिए वो कॉज करते हैं थॉट डिस्टर्बेंस, हेलुसिनेशन और डिल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है कि डोपामीन के जो लेवल, इसमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, डोपामीन के जो लेवल बढ़े हुए हैं ना, एग्जीड हुए हुए हैं, उनको कम करना है। ठीक है, उनको कम करना है, ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, दो ड्रग्स आ जाती है। पहली तो किस ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में, डोपामाइन के लेवल बढ़े हुए हैं उनको कम करने के लिए, यानी साइकोसिस में दो आ जाती हैं, टिपिकल और एटिपिकल। ठीक है, टिपिकल में क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन आ जाती है, और एटिपिकल में आ जाती है हमारे पास सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब टिपिकल में क्या होता है कि वाई वी कॉल इट्स टिपिकल, हम इसको टिपिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये सिलेक्टिवली D2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर रहा होता है, D2 रिसेप्टर को
सेलेक्टिविटी, ये सेलेक्टिवली ये D2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता है और कॉम्पैक्ट करता है, डोपामीन से कॉम्पैक्ट करता है और उसकी जगह पे जाके लग जाता है। ठीक है, स्टिक और उसके डोपामीन के इफेक्ट को कम करता है और ये खुद उसकी जगह पे लग जाता है। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि ये तो सिर्फ सिलेक्टिवली D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, लेकिन ये क्या करता है सेकेंड जनरेशन में, ये D2 को भी करता है, ये D4 को भी करता है, ये D1 को भी करता है। ठीक है, सेरोटोनिन को भी करता है। अब इनमें ये एक ड्रग है जो क्लोज़ापिन, वो क्या करती है, अल्फ़ा को भी ब्लॉक करती है, अल्फ़ा रिसेप्टर को भी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को भी और हिस्टामिनिक रिसेप्टर को भी। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो हाइपोस्टैटिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। मस्कुलिनिक रिसेप्टर को अगर ये ब्लॉक करती है तो क्या होगा कि कोलिनर्जिक इफेक्ट होंगे, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ड्राई माउथ होगा। और हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ये इनहिबिट करती है, तो हिस्टामिनिक क्या है कि वैज़ोडायलेटर है, तो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये मैं बता दूं कि टिपिकल में जो आती है ना, यानी फर्स्ट जनरेशन में हाई पोटेंसी भी आती है हमारे पास, हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये लो पोटेंसी वाली है और ये हाई पोटेंसी वाली है। हाई पोटेंसी वाली फ्लूफेनाजील है, हेलोपेरिडोल है, पाइमोजाइड है और थायोथिक्सिन है। और जो फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी वाली है जो है ना, क्लोरप्रोमाजीन है। ठीक है,